चैप्टर 2041 गलतफहमी 1। झंग यी का प्रति आक्रमण अत्यंत तीव्र और निर्मम था। उसमें जरा सा भी संकोच नहीं था। अगर सामने वाला लड़ना चाहता है तो वह भी युद्ध के लिए तैयार है। आज का झंग यी वो भागता फिरता कमजोर व्यक्ति नहीं रहा। उसके पास 3 महान सभ्यताओं का तकनीकी कोर है, लिंग का मानवरूप, वुलुयन एम्पायर की ऊर्जा और कैंग्युअन क्लैन का ड्रीमर युद्धपोत। साथ ही उसके पास 35,000 की सुपर पावर इंडेक्स क्षमता है। भले आज वो डार्क मून एम्पायर को हरा न पाए, लेकिन अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की ताकत उसके पास है। डार्क मून एम्पायर की तरफ भारी नुकसान हुआ। दसियों हजार सैनिक उनके स्पेसशिप समेत कुछ ही सेकंड में भस्म हो गए। कुछ ब्लैक मून प्रीस्ट्स के सामने ये दृश्य देखकर उनके चेहरे और भी विकृत हो गए। धिक्कार है, शर्मनाक, घृणित अर्थलिंग्स, तुम ड्रग से भी अधिक घृणास्पद जीव हो। मरना ही तुम लोगों का भाग्य है। मुझे तुम लोगों से किसी भी दया की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। मुझे तुम्हें दिन के उजाले में ही मार देना चाहिए था। क्षितिज की ओर से क्रोध से भरी आवाज आई। एक विशाल फ्लैगशिप से वो आवाज थी तीसरे ब्लैक मून प्रीस्ट शैडो मून की। झंग यी की आंखें ठंडी हो गई। ड्रीमर पर मौजूद सभी लोग मृत्यु तक लड़ने की तैयारी कर चुके थे, लेकिन उनकी बातों ने सभी को उलझन में डाल दिया। ये क्या कह रही है? धोखा तो उन्होंने दिया और अब उल्टा हम पर आरोप। बेतुकी बात है। बातचीत का समय नहीं था, क्योंकि इस बार डार्क मून एम्पायर पूर्ण सैन्य शक्ति लेकर आया था। हजारों युद्धपोत, लाखों डार्क मून सैनिक और साथ ही 3 विशाल फ्लैगशिप, जो तीनों ब्लैक मून प्रीस्ट्स के व्यक्तिगत नेतृत्व का प्रतीक थे। ऊर्जामलों की वर्षा ड्रीमर पर गिरने लगी। लू केरन नियंत्रण कक्ष में बैठी थी। उसकी नजरों में उत्साह था, भय का एक भी कण नहीं। वुलुयन एम्पायर के साथ युद्ध के बाद उसने अपार संसाधन और नई तकनीकें प्राप्त की थी। वो सारी तकनीक 3 सुपर युद्धपोतों और स्काईजी फोर्ट्रेस में निवेश की गई। आज का ड्रीमर कितना शक्तिशाली है वो खुद ठीक ठीक नहीं बता सकती थी, लेकिन इतना अवश्य जानती थी, अब उनके पास उन्नत सभ्यता से टक्कर लेने की क्षमता है। सबसे बुरे हाल में ड्रीमर नष्ट हो जाएगा। फिर भी झंग यी के पास वैसी ही 2 और युद्धपोत है और स्काईजी फोर्ट्रेस, जिसकी रक्षा क्षमता उससे भी भयावह है। एब्सोल्यूट डिफेंस झंग यी के हर आयाम में लागू होती है, बिना तैयारी के। क्या वो लोगों को चांद तक ले आता? सलादीन का दुबला तला चेहरा गंभीर हो गया। उसके दाएं हाथ में काला मुड़ा हुआ सिमिटर चमक रहा था। उसका पूरा अस्तित्व धुंधला सा हो उठा, मानो किसी भी क्षण छाया बन सकता हो। मुझे प्रबल रूप से महसूस हो रहा है, इसमें कुछ गलत है। जरूर कोई गलतफहमी है। क्या हम बातचीत की कोशिश कर सकते हैं? यह सुनकर फैटिक शू घबराकर बोला, लेकिन अब तो गर्म युद्ध शुरू हो गया है। क्या अभी बातचीत संभव है? सलादीन शांत स्वर में बोला, जब तक युद्ध किसी परिणाम पर नहीं पहुंचता, युद्ध और बातचीत साथ साथ चल सकती है। झंग यी की तरफ आर्मोर से भयावह आभा फैलने लगी। आर्मोर ऑफ द एंड के मिलन के बाद उसमें बंद मूल शक्ति भी संरक्षित थी। चांद पर, पृथ्वी से दूर, झंग यी हुएक्सू किंगडम से फेथ पावर प्राप्त नहीं कर सकता था, लेकिन आर्मोर ऑफ द एंड में संचित वुलुयन एम्पायर की अरबों वर्षों की शक्ति उसके उपयोग में थी। मृत्यु ऊर्जा, हत्याभाव, वैराग्नि उस आर्मर्ड शरीर से निकलकर आसपास की जगह को ठंड और दमन से भर रही थी। पास खड़े लोग सहज ही बहुत दूर हट गए। यहां तक कि ग्लेशियर देवी मोरना भी उस दमन को सहन नहीं कर पा रही थी। केओस फिर मजबूत हो गया। मैं आर्कटिक ओशन से लौट आई, फिर भी मैं उससे पीछे हूं। मोरना की भौहें सिकुड़ गई, अफसोस से भरी हुई। यांग एक्साइन ने आगे आकर स्पीकर चालू किया और चिल्लाई, हमने डार्क मून एम्पायर छोड़ने के बाद से कुछ भी नहीं किया। क्या तुम बस हमसे युद्ध करना चाहती हो?
या वास्तव में कोई टकराव है? अगर हमला करना है तो पहले स्पष्ट करो। आखिर चांद तुम्हारा क्षेत्र है, हम भाग भी नहीं सकते। बूम! लूनर क्षितिज पर अंधेरे बादल लुढ़कते हुए आए। डार्क मून एम्पायर बेड़े ने सब कुछ ढक लिया। तीसरी प्रीस्ट की आवाज व्यंग्य से टपकती हुई, क्या तुम कहना चाहती हो कि सातवीं ब्लैक मून प्रीस्ट तुम लोगों के हाथों नहीं मरी? यह सुनकर ड्रीमर पर सभी स्तब्ध रह गए। सातवीं ब्लैक मून प्रीस्ट मर गई? दिन में उसने स्पष्ट शत्रुता दिखाई थी, और अब रात में मृत्यु की खबर। डार्क मून एम्पायर में 7 प्रीस्ट्स सर्वश्रेष्ठ शासक है, हुएक्सू किंगडम के 6 सुप्रीम कमांडर्स जैसे। उसकी अचानक मृत्यु, और वही रात डार्क मून एम्पायर का क्रोध स्वाभाविक ही था। यांग एक्साइन बोली, हमने उन्हें नहीं मारा। हम डार्क मून एम्पायर छोड़ने के बाद कभी वापस नहीं आए। तुम आरोप लगाती हो। कोई सबूत है? ड्रीमर और डार्क मून फ्लीट सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर। ऊपर देखो, अंधकार का बादल। तीसरी प्रीस्ट ने यह सुनकर भौहें सिकोड़ ली। क्रोध से विक्षिप्त हुई बुद्धि थोड़ी सी तर्कशील हो गई। फ्लैगशिप के अंदर चौथी प्रीस्टेस नाइटमेयर मून फेदर और छठी प्रीस्टेस मिस्टीरियस मून क्रिम्सन शैडो के प्रक्षेप चित्र प्रकट हुए। नाइटमेयर मून फेदर ने दहाड़ते हुए कहा, एक्लिप्स यान डार्क कॉरिडोर ब्रिज पर मरी। वहां जरा सा भी सबूत नहीं बच सकता। इन्हें पता था, इसलिए ये ऐसे जवाब दे रहे हैं। XUNUAFEI मिंग की आवाज शांत थी, लेकिन हमें कोई कारण नहीं दिखता कि वे हम पर हमला क्यों करेंगे। उसने विराम लिया। क्या यह संभव है कि अर्थलिंग्स का आगमन किसी षड्यंत्र का हिस्सा हो? चौथी प्रीस्ट बोली, याद करो, हमारी निगरानी के अनुसार इन्होंने कई प्राचीन भूमिगत सभ्यताओं का सहार किया है। उनके पास मौजूद तकनीक कई विभिन्न जातियों से प्राप्त है। मुझे शक है ये यहां आई ही इसलिए है, हमें समाप्त कर, हमारी शक्ति हासिल करने। तीसरी प्रीस्ट अंधकार सिंहासन पर बैठी थी। उसके चेहरे पर छाया लिपटी हुई। क्रोध शांत नहीं हुआ, लेकिन वो शासक मूर्ख नहीं थी। और फिर उसकी ठंडी दबी हुई आवाज ड्रीमर के चारों ओर गूंज उठी। सातवीं प्रीस्टेस का तुमसे दिन में टकराव हुआ, और रात में वो डार्क कॉरिडोर ब्रिज पर मर गई। अगर तुमने उसे नहीं मारा तो और कौन? चैप्टर 2342 मिसअंडरस्टैंडिंग 2। अगर ये काम तुम लोगों ने नहीं किया तो और कौन कर सकता है? क्या हमारे ही डार्क मून एम्पायर के लोग ऐसा करेंगे? तीसरे प्रीस्ट के सवाल में यही छुपा हुआ अर्थ था। पूरे चांद पर 7 ब्लैक मून प्रीस्ट्स ल्यूनेरियंस की सबसे शक्तिशाली शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक्लिप्स यान को मार पाने की क्षमता पूरे चांद पर कुछ ही लोगों में है। रेडिएंट मून एम्पायर के लोग डार्क मून एम्पायर की रक्षा तोड़कर यहां घुस भी नहीं सकते, क्योंकि रेडिएंट मून क्लैन की रोशनी वाली आभा बहुत अधिक चकाचौंध करने वाली होती है। इसलिए जब एक्लिप्स यान की मृत्यु की खबर सामने आई तो सभी ने तुरंत निष्कर्ष निकाल दिया कि यह काम उन अर्थलिंग्स ने किया है जो उसी दिन चांद पर पहुंचे थे। सबूत? कौन सा सबूत चाहिए? इतना तर्कसंगत संदेह ही काफी है। एक ब्लैक मून प्रीस्ट की मौत का बदला लेने के नाम पर अर्थलिंग्स पर युद्ध करना सबसे उचित लगता है। मारो, मारो, मारो! डार्क मून एम्पायर की दिशा से असंख्य योद्धाओं की आवाजें गूंजी, प्राचीन और भयावह, खून की ठंडी गंध से भरी हुई। जीवित प्राणियों की हत्या की इच्छा हमेशा एक जैसी होती है। बिना किसी अनुवाद प्रणाली के भी झंग ही समझ गया कि वे उसके पूरे दल को मार देना चाहते थे। लेकिन यांग जिंगसिन ने एक और संभावना देखी। ये तथ्य कि सामने वाला तुरंत पूर्ण आक्रमण नहीं कर रहा, बल्कि संवाद में आया है। यह साबित करता है कि डार्क मून एम्पायर के ब्लैक मून प्रीस्ट्स पूरी तरह दिमाग खो बैठे मूर्ख नहीं हैं। यांग जिंगसिन ने कहा, हमारे पास ब्लैक मून प्रीस्ट के खिलाफ कोई कारण ही नहीं है। अगर मून स्टार को कुछ होता है तो अर्थलिंग्स भी नहीं बचेंगे। जरूर कोई गलतफहमी है।
महारानी, आप क्यों मानती है कि हमने ही ये किया? यांग जिंगसिन की नजर में दूसरी तरफ के कदम इतने मूर्खतापूर्ण हैं कि यकीन करना मुश्किल है। सच्चा विवेकशील व्यक्ति आवेग में निर्णय नहीं करता। वो उम्मीद कर रही थी कि सामने वाला पूरी तरह दिमाग बंद करके न बैठा हो और शांति से सोचे। चौथे प्रीस्ट की गुस्से से भरी आवाज आई, अगर तुमने नहीं किया तो कौन करेगा? क्या हम अपने लोगों को मारेंगे? यांग जिंगसिन की भौहें सिकुड़ गई। उसे भावुक लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं है। तो अगर हमने सच में उसे मारा होता, हमें क्या फायदा मिलता? हम क्यों भागते नहीं? क्यों आपके क्षेत्र में रुककर आपकी प्रतीक्षा करते? XUNUAFEI ठंडी हंसी हंसी। हमने मानव इतिहास का लंबे समय तक निरीक्षण और रिकॉर्ड किया है। हमारे अनुसार अर्थलिंग्स का इतिहास नीचता, धोखे, कामुकता और हिंसक विजय से भरा है। तुमने इतनी सारी प्राचीन सभ्यताओं को नष्ट किया है। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या ये प्रमाण काफी नहीं? उसने उदाहरण दिया, जिससे झंग यी भी कुछ पल के लिए चुप रह गया। कुछ समय पहले तुमने अंडरग्राउंड वोलुयन एम्पायर को नष्ट कर दिया। वो देश 200 मिलियन साल पुराना था और एक महान सभ्यता थी। उन्होंने कई प्राकृतिक आपदाएं झेली थी जो दुनिया नष्ट कर सकती थी। फिर भी वे जीवित रहे और आगे बढ़ते रहे। लेकिन एक ही रात में तुम्हारे देश ने उसे नष्ट कर दिया। वहां की पूरी जनसंख्या को मार डाला। अर्थलिंग्स, बताओ, हम तुम्हारी बातों पर क्यों विश्वास करें? झंग यी की भौहें और गहरी हो गई। ये लोग तर्क नहीं सुनते, न सबूत देखते हैं, नहीं दिमाग लगाते हैं। ये सिर्फ अपनी भावनाएं उगलना चाहते हैं। क्या इन्हें उन्नत सभ्यता कहलाने का अधिकार है? ये वाक्य डार्क मून एम्पायर के क्रोध पर तेल डालने जैसा था। तुमने क्या कहा? एक साथ तीनों ब्लैक मून प्रीस्ट्स की आवाज गूंजी। फैटिक शू ने कांपते हाथों से झंग यी की ओर इशारा किया। लॉर्ड प्रिजनर, क्या आपने माइक म्यूट करना भूल गए? झंग यी ने खांस कर कहा। ओह, ये गलती थी, बस गलती। मैंने जानबूझकर किया। XUNUAFEI इतनी फ्यूरियस हो गई कि थौरान के पास खड़े सिंहासन को लगभग तोड़ ही देती। हमने ब्रह्मांड में अरबों साल बिताए हैं। देखा है कि तुम कैसे बंदरों से मनुष्य बने हो, और तुम हमें उन्नत सभ्यता के लायक नहीं कहते? हास्यास्पद, झंग यी ने ठंडे स्वर में कहा। अगर तुम वास्तव में इतनी एडवांस्ड हो तो सिर्फ इंपल्स पर निर्णय नहीं लेते, बिना सबूत, बिना मोटिव। हमें दोषी घोषित करना यह स्पष्ट बार्बरिज्म है। चौथा प्रीस्ट अब रोक न पाया। कपटी मानव, हमला करो, इन सबको पकड़ लो और बाद में मुकदमा चलाओ। आदेश मिलते ही डार्क मून एम्पायर के असंख्य जहाजों ने हमला शुरू कर दिया। एक के बाद एक एनर्जी कैनन्स आकाश में उल्कापिंडों जैसे चमके। लेकिन झंग यी और लू केरन तैयार थे। कंट्रोल रूम में लू केरन ने नंगे पैर पैनल पर रखे, मुंह में लॉलीपॉप दबाए, शांत आदेश दिया, सामने से आने वाले हमलों पर डिफेंस कॉन्सेंट्रेट करो। एनर्जी प्रोटेक्शन लेयर की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को स्वचालित समायोजित करो। कैंग्योन क्लैन की तकनीक सच में उपयोगी थी। डार्क मून एम्पायर के बार बार हुए हमले भी डिफेंस लेयर को हिला नहीं पाए। अब झंग यी भी गुस्से में आया। वो चिल्लाया, हमने नहीं किया। अगर तुम झूठा आरोप लगाना चाहते हो तो ठीक है, सब मरेंगे। फिर रेडिएंट मून एम्पायर हम पर हंसेगी। उसके दाएं हाथ ने मेन कैनन पर दबाव डाला। भयंकर ऊर्जा उसके शरीर से निकलकर आर्मोर में बहने लगी। ब्लैक मून प्रीस्ट जितनी प्रचंड शक्ति से भरी हुई। रेडिएंट मून एम्पायर शब्द सुनते ही तीसरी प्रीस्ट चौंकी। रुक जाओ, हमला बंद करो। हमला तुरंत रुक गया। बाकी दो प्रीस्ट्स ने आश्चर्य से पूछा, बहन, क्या हुआ? क्या तुम इन नीच अर्थलिंग्स की बातों में आ गई? तीसरी प्रीस्ट चुप रही। पहली और दूसरी प्रीस्ट इस समय अबिस ऑफ डार्कनेस में था, विदरते हुए दरार को रोक रहे थे। वो डार्क मून एम्पायर की सुप्रीम कमांडर थी। रेडिएंट मून एम्पायर उनका शाश्वत शत्रु।
जो अनगिनत वर्षों से उन्हें मिटाने की कोशिश कर रहा है। झंग यी ने याद दिलाया, हो सकता है ये सब रेडिएंट मून एम्पायर की साजिश हो। फायर सीड की हानि डार्क मून एम्पायर के एक शैडो वॉरियर की गलती थी। क्या सिल्वर मून थ्रोन में पावर गैप भरने के लिए किसी ब्लैक मून प्रीस्ट की हत्या की गई? स्थिति उलझती जा रही थी। फिर भी सुप्रीम कमांडर होने के नाते वो हर संभावना सोचने को मजबूर थी। तभी दूर से रेडिएंट मून एम्पायर की सेना भी पहुंच गई। वेटिकन और कोलंबिया के अधिकारी भी देर से आए। उन्होंने हालात पहले ही समझ लिए थे, लेकिन इतने मूर्ख नहीं थे कि युद्ध में कूद पड़े। बेंजामिन मॉर्गन ने मूनलिट एम्पायर को सूचित करने का विकल्प चुना। अब बैटलफील्ड 3 गुटों में बंट गया। ड्रीमर बीच में, एक तरफ डार्क मून एम्पायर, दूसरी तरफ रेडिएंट मून एम्पायर। सिल्वर आर्मोर में सजे योद्धाओं का विशाल दल धीरे से विभाजित हुआ, रास्ता बनाता हुआ 7वें मून गार्डियन एक्साइव ल्यूनियन के लिए, जिसके लंबे चांदी जैसे बाल और कांच की गुड़िया जैसे नाजुक रूप ने सभी की सांसें रोक दी। चैप्टर 2003 सरनस मिसअंडरस्टैंडिंग 3। एक्साइव ल्यूनियन युद्धपोत से नीचे उतरी, चमकदार मून आर्मोर पहने हुए, पीठ पर एक विशाल युद्ध तलवार थामे। चलते समय चांदनी उसकी लंबी चांदी सी बालों के आसपास घूमने लगी, जिससे वो किसी स्वप्न जैसी सुंदर एल्फ की तरह प्रतीत हुई। वो युद्ध क्षेत्र में पहुंची और तुरंत दोनों पक्षों से प्रश्न करने लगी। पृथ्वीवासियों, तुम लोग अभी अभी चांद पर आए हो और पहले ही इतना बड़ा हंगामा कर दिया। सच में तुम बहुत अशांत हो। फिर उसने डार्क मून एम्पायर की सेना की तरफ देखा। इतनी विशाल सेना, क्या तुम लोग कोई नेशनल लेवल सैक्रिफिशियल रिचुअल करने की तैयारी में हो? उसकी बातों में व्यंग्य टपक रहा था। वो फायर सीड के गायब होने के लिए डार्क मून एम्पायर को ही मुख्य दोषी ठहरा रही थी। इसलिए यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि वे खास क्षमताओं वाले लोगों की बड़ी संख्या का बलिदान करके उस पार की कमी पूरी करना चाहें। काले चांद के ब्लैक मून प्रीस्ट्स ने एक्साइव ल्यूनियन के आगमन पर भौहें चढ़ा ली। एक्साइव ल्यूनियन, यहां तमाशा देखने मत आओ। क्या ये सब तुम्हारे हुई हुए एम्पायर द्वारा रचा गया षड्यंत्र नहीं? तीसरे प्रीस्ट ने ठंडे स्वर में आरोप लगाया। एक्साइव ल्यूनियन ने उदासीन भाव से कहा, मैं तो बस तमाशा देखने आई हूं। तुम्हारा आपस का झगड़ा मेरा नहीं। लेकिन मैं तुमसे बस एक बात पूछूंगी, अगर तुम पृथ्वीवासियों को मार दोगे तो हमारे लिए फायर वापस कौन लाएगा? तीसरा प्रीस्ट चुप हो गया। मून पीपल किसी भी तरह डार्क सन फॉरेस्ट के निकट नहीं जा सकते, विशेषकर डार्क मून एम्पायर वाले। डार्क सन फॉरेस्ट वो क्षेत्र है जहां समाल की आध्यात्मिक इच्छा सबसे अधिक भ्रष्ट है। मून लोग समाल की रचना है और इस शक्ति के क्षरण के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील। स्पष्ट है, फिलहाल पृथ्वीवासियों की शक्ति पर निर्भर रहना सबसे अच्छा विकल्प है, लेकिन वे 7वें प्रीस्ट की मौत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तीसरा प्रीस्ट गरज उठा, एक्साइव ल्यूनियन, उन्होंने एक ब्लैक मून प्रीस्ट को मार डाला। क्या तुम सोचती हो कि ये यूं ही छोड़ दिया जाए? पहले से शांत एक्साइव ल्यूनियन के चेहरे पर हल्की सी भावनात्मक तरंग आई। रेडिएंट मून एम्पायर के 7 मून गार्डियंस डार्क मून एम्पायर के 7 ब्लैक मून प्रीस्ट से जुड़े हैं। नहीं, ये कहना चाहिए उल्टा। ब्लैक मून प्रीस्ट्स का अस्तित्व समाल की इच्छा से जन्मा ताकि सील को तोड़ा जा सके। प्रकाश और अंधकार, यिन और यांग, संतुलन के 2 पहलू। एक्साइव ल्यूनियन का वर्षों से शी वे यान से काफी सामना रहा था। अब जब उसने उसके मारे जाने की खबर सुनी, वो शांत नहीं रह सकी। उसने ड्रीमर, फिर वेटिकन और बेंजामिन की ओर देखा। उसकी आंखों में शक उत्पन्न हो चुका था। आखिर हो क्या रहा है? झंग यी ने गहरी सांस ली और कुछ नाराजगी से बोला, उनके पास कोई सबूत नहीं है और हमारी कोई वजह नहीं कि हम किसी ब्लैक मून प्रीस्ट पर हमला करें। और अगर हम चाहे भी, हमारे पास ऐसी कौन सी क्षमता है कि डार्क मून एम्पायर की जमीन पर
चुपके से इतना शक्तिशाली प्रीस्ट मार दे? क्या हम मौत का न्योता देंगे? तीसरा प्रीस्ट सुनता गया और धीरे धीरे शांत होने लगा। उसे भी लगा बात कुछ गड़बड़ है। हालांकि एक्लिप्स यान की मौत डार्क कॉरिडोर ब्रिज पर हुई, वो स्थान अबिस के करीब है। वहां निगरानी लगाने का कोई साधन नहीं। कोई नहीं जानता एक्लिप्स यान कैसे मारा गया, लेकिन पृथ्वीवासी ल्यूनर एक्लिप्स जैसी क्षमताओं को समझते तक नहीं। क्या सच में यह संभव है कि वे चुपचाप उसे मार सकें? तीसरा प्रीस्ट गहरी सोच में पड़ गया। चौथे प्रीस्ट ने बोलना शुरू किया। उनके अंदर दृक पीपल का जेनेटिक मटेरियल है, अनेक इंफीरियर क्वालिटीज का मिश्रण, लालच और इच्छा का संगम, सब कुछ छीनकर खुद को शक्तिशाली बनाने की चाह। क्या यह कारण काफी नहीं? लंबे विचार के बाद छठे प्रीस्ट XUNUA AFI मिंग ने धीमे स्वर में कहा, अगर ये उन्होंने नहीं किया तो क्या ये हमारे अपने में से किसी ने किया होगा? ये सुनते ही तीसरा और चौथा प्रीस्ट दंग रह गए। उन्होंने इस बात पर विचार किया था, पर स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। डार्क मून एम्पायर में केवल अधिक शक्तिशाली ब्लैक मून प्रीस्ट्स के पास इतनी ताकत है कि वे तेजी से एक्लिप्स मून डीमन को मार सकें, और वे ल्यूनर एक्लिप्स की शक्तियों को सबसे बेहतर समझते हैं। व्हील ऑफ गुड एंड इविल कोई सिर्फ युद्ध शक्ति नहीं, ये ऐसी क्षमता है जो किसी भी व्यक्ति की सुपर पावर की मूल प्रकृति देख सकती है। युद्ध में ये अन्य ब्लैक मून प्रीस्ट्स की जीत की संभावना कई गुना बढ़ा देती है। ये सचमुच डिवाइन स्किल है। उसकी नजर के सामने सुपर ह्यूमंस की कोई शक्ति छिप नहीं सकती थी। लेकिन व्यक्तिगत युद्ध क्षमता में वो 7 ब्लैक मून प्रीस्ट्स में सबसे कमजोर थी। एक पर एक लड़ाई में बाकी 6 प्रीस्ट्स में से कोई भी उसे मार सकता था। तीनों प्रीस्ट्स के मन में संदेह का बीज पड़ चुका था। वे चुप रहे, इस सच्चाई को स्वीकारने को तैयार नहीं, क्योंकि इस समय आंतरिक हत्या किसी के भी लिए फायदे की बात नहीं। बाहरी खतरा पहले से ही बड़ा है। अपनी शक्ति कमजोर कौन करेगा? असंभव। तीसरे प्रीस्ट ने चिल्लाकर कहा, हमारा डार्क मून एम्पायर हमेशा एकजुट रहा है। ऐसी घटना कैसे हो सकती है? उसने सामने इशारा किया। क्या यह तुम्हारे रेडिएंट मून एम्पायर की साजिश है? क्योंकि फायर खो गया तो क्या तुम चाहते हो कि हम अपने प्राण त्याग दें? उत्तर दो, एक्साइव ल्यूनियन। एक्साइव ल्यूनियन की भौहें सिकुड़ गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, बिना प्रमाण के कुछ भी कहना व्यर्थ है। इसका कोई अर्थ नहीं। इसी बीच रेडिएंट मून एम्पायर की सेना में हलचल मच गई। 2 और युद्धपोत उतरे। उनसे 2 मून गार्डियंस प्रकट हुए। पहले गार्डियन की पीठ पर विशाल सिल्वर स्वॉर्ड विद अ क्रॉस बंधा था। उसके म्यूजिक आर्मोर पर अनेक रेड एनर्जी जेम्स जड़े थे। दूसरा काले सॉफ्ट आर्मोर के ऊपर कवच पहने था। उसके मुकुट पर बर्ड और एनिमल हेड पैटर्न्स उकेरे हुए थे। उसकी आंखों में युद्ध की तीव्रता चमक रही थी। वे है रेडिएंट मून एम्पायर के 3rd गार्डियन, क्राउन ऑफ सिल्वर जेड, 5th गार्डियन, सेक्रेड मून ल्यूंज। उन्होंने युद्ध क्षेत्र की अव्यवस्था देखी और तुरंत आगे बढ़े। डार्क मून एम्पायर क्या करने वाला है? क्या तुम युद्ध शुरू करोगे? सेंट मून रयूको ने होठों के कोने उठाए। उसकी आंखों में उत्साह की आग प्रज्वलित थी। रेडिएंट मून एम्पायर की सबसे बड़ी वॉरमोंगा, जिसने हमेशा डार्क मून एम्पायर को नष्ट करने का सपना देखा, और डार्क मून एम्पायर उससे सबसे अधिक भयभीत है। स्थिति नियंत्रण से बाहर होते देख तीसरे प्रीस्ट ने मजबूरन कहा, एक्लिप्स यान की मृत्यु का स्पष्टीकरण चाहिए, अन्यथा हमारा डार्क मून एम्पायर इस मुद्दे को कभी नहीं छोड़ेगा। अगर युद्ध शुरू हुआ तो उसे रोकना आसान नहीं होगा, वरना पूरे डार्क मून एम्पायर की एकजुटता टूट जाएगी और ब्लैक मून प्रीस्ट्स का अधिकार धूल हो जाएगा। लेकिन क्या किया जाए? झंगी और उसके साथी आसानी से आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। वे उस अपराध को स्वीकार नहीं करेंगे जो उन्होंने किया ही नहीं, और नहीं वे इसकी कीमत चुकाएंगे।
इसके बाद रेडियंट मून एम्पायर के तीसरे गार्डियन बोले, इस मामले पर बैठकर शांत दिमाग से बातचीत करें। चांद इस समय अत्यंत संकटग्रस्त है। हम इस अराजक युद्ध की अनुमति नहीं दे सकते। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।